कितनी खूबसूरत दुनिया होती है इन परिंदों की। रोशनी, रंग और आकाश के बीच सजते और उड़ते इन परिंदों इतना कोई निर्दोष नहीं, इनकी जिंदगी जैसी कोई सहज जिंदगी नहीं। यह कहानी है राकेश खत्री की, जिन्होंने इन बेजुबान चिड़ियों के दर्द को, उनकी दिक्कतों को करीब से महसूस किया, जो हमारी भाषा नहीं बोलती। गांव और बस्तियों का शहरों में बदलना और शहरों का महानगरों के करीब होना महज आबादी बढ़ने का अंकगणित नहीं है, बल्कि बहुत कुछ पीछे छोड़ने का इंसानी उतावलापन भी है। आज उनके ठौर ठिकाने पर आफत आ चुकी है, क्योंकि पहले हमारे घरों में घोंसले बनाकर रहने वाले इन परिंदों की गहरी दोस्ती हमारे पिता और परदादाओं से खूब थी। क्या हुआ आखिर में उन बेजुबानों के साथ? देखिए, गौरैया मेरी ज़िंदगी से जुड़ी, तो मुझे गौरैया के ऊपर जानने की बड़ी उत्सुकता हुई थी। तो गौरैया मुझे लगता है बहुत छोटी सी भूरी चिड़िया है ना, आप उसको कह सकते हैं भूरी चिड़िया। बहुत लाइट वेट होती है बेचारी, और घरों के पास रहती थी, हाउस पैरो, इसीलिए उसको बोला जाता था घर में रहने वाली चिड़िया। पहले तो हमने घर बंद करे तो वो चिड़िया ही हमारी गायब हो गई। अब उसको जाए तो जाए कहाँ। उस चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत ये कि एक तो हमारे इकोसिस्टम का बैरोमीटर बहुत अच्छा है। वो इंसेक्ट्स ऐसे खाया करती थी जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो इंसेक्ट्स सब बच जाते हैं। मच्छर सबसे ज़्यादा खाती थी, ग्रास ऊपर्स खाती थी, टिड्डियाँ खा जाया करती थी। अब वो चिड़िया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पनप रही हैं तेज़ी से। घोंसला बनाती थी 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर, हम लोगों ने वो सब जगह ख़त्म कर दी। हमें लगता है कि हमारा घर बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए कोई जगह ना हो। तो मुझे लगता है गौरैया एक ऐसा प्राणी था जिसकी चहचहाट से हम लोग उठा करते थे। आपको भी याद होगा अपना बचपन, मुंडेर पर चहचहाते परिंदे और करीब आने का साहस जुटाते चुलबुल गौरैये। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले राकेश खत्री की जिंदगी इन्हीं गौरैयों के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। लिहाजा इसी बात को बेहद दमदार तरीके से वह कहते हैं कि हम कितने बदल गए कि इनकी जिंदगी की दुश्वारियां अपने परवान चढ़ गईं। बड़ा अच्छा लगता था। मेरे घर के पंखों की कोठर के अंदर खूब घर बनाती थी वो गौरैया। अच्छी अपनी चिड़िया लगती थी, तो इसलिए अच्छा लगता था। तो मेरे नाना जी तो यही कहा करते थे कि अगर तुमने, या दादाजी के हमेशा, अगर चिड़िया ने पंखे के उसमें अंडे दे रखे हैं और तुमने गलती से पंखा चला दिया और चिड़िया कट गई, तो तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे। मुझे आज तक याद है कि वो चिड़िया हमारे जीवन से इतनी जुड़ी थी, हजारों कहानियाँ उस चिड़िया से जुड़ी हुई हैं। दूरदर्शन का वो गाना आपको याद होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, आज तक गानों में गूंजता रहता है। उसी चिड़िया को हमने खो दिया। उस चिड़िया को खोना हमारा दुर्भाग्य है। वो चिड़िया अगर हमारे पास रहती तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य थी। वो चिड़िया एक घर की चिड़िया जिसे हमने अपने घर से बाहर निकाल दी। राकेश खत्री लोगों को दिल्ली के शहरी जंगल में बेघर पक्षियों के लिए हाथ से बने घोंसले बनाना सिखा रहे हैं। इन चिड़ियों को लेकर राकेश कितने भावुक हो जाते हैं। गौरैया शुरू से, आप बाइबल का जिक्र करिए, आप रामायण का जिक्र करिए, आप कुरान उठाइए, हर एक में आपको कहीं ना कहीं गौरैया एक पक्षी दिखाई देगा कि भूरी चिड़िया। वो भूरी चिड़िया वही चिड़िया है जो हमारी अपनी चिड़िया थी, जिसको हमने दूर करा। बहुत सॉफ्टर, बहुत प्यार करने वाली, बहुत जल्दी आपसे हिलने मिलने वाली। आप एक दिन दाना डालने में देर लगाइए, देखिए आपके घर के बाहर बैठ के कैसे शोर मचाएगी। वो इतनी अच्छी चिड़िया थी। जितनी गहराई से गौरैयों को राकेश खत्री ने समझा है, वह कम रोचक नहीं है। वो दाना तो बहुत दूर की चीज़, बेचारी अपने रहने के आश्रय ढूंढती रहती है कि मैं कहाँ घर बनाऊँ। इसीलिए ये घोंसले का शुरू हुआ, जो काम शुरू हुआ, और वो मिशन के तौर पे चला। और इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने वाले गौरैयों का घोंसला हमारे घरों में होता था। हमारे दिए गए दाना पानी से उनकी जिंदगी चलती थी। लेकिन हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ बदला तो बेघर हो गए ये कोमल भूरे परिंदे। बहुत कुछ सोच समझकर राकेश खत्री ने उनके बसेरे को लेकर काम करना शुरू किया। और मुझे लगता है उसको भी लगता होगा बड़ा प्रोटेक्टेड घर मिल जाता है मुझे। तो घोंसला जो था, हालांकि वो बेचारी इतना अच्छा घोंसला कभी नहीं बनाती, कहीं पाइप्स के अंदर, कभी कहीं कॉर्नर के अंदर घासों को, धागों को, रुई को अटका के अपने घोंसले में अंडे दे दिया करती थी। लेकिन क्योंकि वो हमारी घरेलू चिड़िया थी, हमारी अपनी चिड़िया थी, घर के अंदर रहने वाली, उसको खोना मुझे लगता है बहुत दुखदाई है। उसे हमें बचाना चाहिए, थोड़ा सा बचाना। 1.25 लाख से कहीं ज्यादा घोंसले बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले राकेश खत्री अपनी प्रेरणा, बेचैनी और आगे बढ़ने की बात खुलकर करते हैं। बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि
राज्य पक्षी बनाने के लिए दिल्ली के किसी आदमी ने कोई जोर नहीं लगाया था। बाहर से एक सज्जन आए थे जिन्होंने उनको ये ज्ञान दिया कि इसको राज्य पक्षी बनाइए, और सिर्फ उनको खुश करने के लिए या उनकी उस मुराद को पूरा करने के लिए कि एक बड़ा काम वो करेंगे इसके ऊपर, जो शायद बाद में नहीं हो पाया, इसलिए उसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। पर उसको लेके कभी भी कोई सेंसिटिव वो नहीं चली, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ कि राज्य पक्षी को लेके एक त्यौहार मनाया जाएगा या एक फंक्शन करा जाएगा, पर वो कभी जामा उसको मिल नहीं पाया। आज तक अमली जामा उसको पहनाया ही नहीं गया, वो हमेशा ऐसे ही चलता रहा कि वो तो स्टेट बर्ड है और इसके ऊपर काम। मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो बाहर के स्टेट काम कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं गुजरात में करता हूँ, अहमदाबाद में करता हूँ या महाराष्ट्र में करता हूँ, वो लोग बड़े खुश होते हैं। गुजरात में इस चिड़िया को लेके इतना प्यार है लोगों में कि वहाँ छोटे छोटे कस्बों में लोग हमसे बर्ड हाउस सीखते हैं और फिर आगे रेप्लिकेट करके उसको लोगों को बेचते हैं और बनाते हैं और उनको लगाते हैं वो अपने यहाँ। सोचिए, गुजरात के लोगों में इतना प्यार है इस चिड़िया को लेकर। महाराष्ट्र में बहुत प्यार है सर। अच्छा, महाराष्ट्र में मैं जितनी बार गया हमेशा एक आर्टिकल आया, चिमनी तारणहार, लोग चिमनी बोलते हैं वहाँ उसको। बहुत प्यार है उनको, लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सर। बच्चों को सबको पता है, हमारे यहाँ पूछ के देख लीजिए आप, अगर आप किसी को स्टेट बर्ड पता भी हो तो। हमारे यहाँ तो अगर आप बच्चों से पूछेंगे ना कि क्रो और पिजन को छोड़ के 10 कॉमन बर्ड्स के नाम बता दीजिए, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, अगर बच्चे 4 नाम से ज़्यादा बता पाए, बड़े भी नहीं बता पाएंगे। सब कुछ सरकार कर दे तो गैर सरकारी स्तर पर, समाज के स्तर पर क्या हो रहा है? गौरैया के मामले में गैर स्वामी संस्थान जितने हमारे साथ जुड़े हैं वो तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन कॉर्पोरेट बहुत तेजी से आगे बढ़ के आ रहे हैं इसके लिए। कॉर्पोरेट बहुत काम करना चाहते हैं इसके लिए। जब भी हम उनको कोई ऐसा प्रपोजल देते हैं या उनको बताते हैं कि हमें बच्चों के साथ घोंसला बनाना है या आपके स्टाफ के साथ एंगेजमेंट करिए और ये घोंसले आप लगाइए, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सर। कॉर्पोरेट ने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करी है। मतलब कुछ बैंकों ने तो इतनी सपोर्ट करी है कि उन्होंने 300 स्कूलों के लिए हमें ये वर्कशॉप करने को दी कि आप इन बच्चों को सिखाइए। अगर कॉर्पोरेट सेंसिटिव नहीं होते तो उन लोगों के दिमाग में क्यों बात आती कि हम घोंसले का ये वाला काम करें। हम जो आज इतना बड़ा मुहिम लेके चले और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, तो वो कॉर्पोरेट्स की बदौलत है। तमाम तरह की आलोचनाओं के बावजूद राकेश खत्री को सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार को करना चाहिए डेफिनेटली। मिनिस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं सर, करना चाहिए ना उनको काम, क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमारी खुद की एक धरोहर है वो चिड़िया। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ उठा लीजिए जिसमें इस चिड़िया का उल्लेख ना हो सर, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए। मैं धर्म के नाते अगर इस काम को करना चाहता तो शायद मैं बहुत बढ़ा देता, पर मुझे लगता नहीं। लोगों को जगाना चाहिए कि देखिए ये चिड़िया हमारे हाथ से जा रही है। ऐसी कर करके कितनी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। अगर हम देखें तो प्रकृति कितनी चीज़ें हमारी घड़ी की सुई के साथ साथ गायब हो जाती हैं। हमें पता, आम आदमी को तो पता भी नहीं होता कि आज ये इंसेक्ट मिल रहा है, ये कल मिलेगा, ये चिड़िया आज मिल रही है, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सरकार का बनता है सर रोल, बहुत सरकार का बहुत बड़ा रोल बनता है। अगर हम कहें तो बनता है, तो सरकार करे तो हम लोग भी तैयार बैठे सर। स्वयंसेवी संस्था कहाँ पीछे रुके कभी किसी। सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर इनका कहना है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक करेक्टर के ऊपर एक धब्बा लगता है स्वयंसेवी संस्थाओं के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते सर। अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो इतनी डेवलपमेंट दिखाई भी नहीं देती। जमीनी आधार पर आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन गौरैयों को न सिर्फ बचाया जाना मुमकिन हो, बल्कि उनके खोए हुए ठिकाने भी मिल जाएं। सर मुझे लगता है इसके लिए एक बड़ी मुहिम हमें ये चलानी चाहिए कि हमें स्कूल के बच्चों को सबसे ज़्यादा जोड़ना चाहिए और RWS को, क्योंकि उन्हीं के पास ये पक्षी मिलते हैं सारे। उन लोगों को हम थोड़ा सा अगर सेंसिटिव बना देंगे तो मुझे लगता है केयर करने लगेंगे। जैसे स्ट्रे डॉग्स को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो इन पक्षियों को लेके भी तो एक जागना चाहिए ना आदमी को। कितने ऐसे पक्षी हैं। तब तो लोग बड़े खुश हो रहे थे जब कोरोना चल रहा था कि साहब हमारे यहाँ 45 किस्म के पक्षी दिखाई दिए, हमारे यहाँ 80 किस्म के दिखाई दिए। कोरोना खत्म होती सब भूल गए हम सारे पक्षी कौन से थे। हमें हिमालय की पर्वत की रेंज दिखाई दे रही थी, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? हमें जागना चाहिए ना। और जागने के लिए सबसे बेस्ट साधन मैं आपको बताऊँ तो वो बच्चे। उन बच्चों को अगर हमने जगा दिया तो वो बड़ों को जरूर जगा। चिड़ियों को लेकर राकेश खत्री अपने भावुक मन से कितनी संजीदगी के साथ अपनी बातें रखते हैं। हमने इनकी जगह छीनी है, इन्होंने हमारी जगह नहीं छीनी। तो इनके खाने पीने का हमें विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए, उनको देना चाहिए। वो हमसे मांगने आते हैं अपने हक से, क्योंकि वो उनका हक है। हमारा कुछ पुराने जन्म का कर्ज भी हो सकता है कि हम उनको दे रहे हैं, तो हमेशा उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्गों से जो सुना उसे अपनी जिंदगी के ढर्रे में ढालकर आगे बढ़ने का उनका निश्चय साधारण सी बात नहीं।
ये मेरे सारे बुजुर्गों ने, चाहे वो मेरी वाइफ के घर के हों या मेरी घर के हों, हमेशा यही बात समझाई कि इनका ख्याल रखना है। ये निर्जीव हैं, ये बिना झोली के फ़कीर हैं, इनका ख्याल रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें मालूम नहीं कि कहाँ से आई। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने बुज़ुर्गों को हम याद रखते हैं। शायद उनकी दी हुई शिक्षाएँ ही हैं जो हमें अब तक ज़िंदा रखे हुए हैं, वरना लोगों की हालत देखिए क्या हो रही है। असमय अपने पिता को खो चुके राकेश खत्री को समय ने कच्ची उम्र में ही गंभीर बना दिया। लगता है मेरे फादर बहुत कर्मठ आदमी थे, एक बैंक के अंदर नौकरी करते थे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ को लेकर, और वो शायद मेरे में कूट कूट के मुझ में और मेरे बच्चों में दोनों में भरी हुई है कि हमने एक चीज़ सोची हुई है पक्की कि अगर ये काम करना है तो इसको अंजाम तक ले जाना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना। वही एक शक्ति है जो आगे बढ़ा रही है और शायद बढ़ाती रहेगी। राकेश खत्री की जिंदगी की दिशा कैसे बदली वो खुद बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब ये घोंसले बनाने की दिमाग में आई, जब घोंसले गायब हो गए, अर्बन शहरों के अंदर घोंसले दिखते नहीं थे, तो कहाँ गए घोंसले सोचते रहते थे और घोंसला दिखता नहीं था कहीं, तो बड़ी परेशानी होती थी कि भाई घोंसला कहाँ चला गया। तो घोंसले ढूंढने के चक्कर में हुआ क्या, तब साउथ उस समय 1980s के अंदर ये बड़ी बड़ी बातें, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब शुरू हो गई थी। तो हम कहते थे यार ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन घोंसले के ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा कि वो चिड़िया गायब हो गई, चिड़िया दिखती नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, साउथ से नारियल उस टाइम हरा आना शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने कहा यार ये बहुत कमाल की चीज़ है, हमारे दिमाग में आइडिया है कि अब तो साइंटिस्ट बन गए। हमने वो नारियल ले लिए खूब सारे सड़कों के किनारे से, उनको साफ करा, उसके ऊपर अखबार डाला उसके अंदर खूब सारा, क्योंकि मॉइस्चर होता था गीला, और मॉइस्चर को सुखाने के लिए तो अखबार डाल दिया, ऊपर उसके फेविकोल हल्का सा लगा के, और कूलर की जो घास होती थी साइडों में पैड में लगाई जाती है वो लगा के, और 40 बना के हमने अपने अशोक विहार में जहाँ रहा करते थे पुराने मकान में, वहाँ पेड़ों पर टांग दिए। हमने कहा अब तो कमाल हो गई, चिड़िया आ गई, हम तो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए। एक चिड़िया नहीं आई साहब उसके अंदर, और लोग हंसी उड़ाते थे कि भाई तुम्हारे घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपने घोंसले में आती है। बाद में वो 40 के 40 जब उखाड़ने गए तो एक घोंसले में बुलबुल के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, चलिए वो भी हो गया। तब तक मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया था, शीला दीक्षित, जो उनके घर में एक नेचर ट्रेल चलता था जहाँ बच्चे आया करते थे, तो उनको हम पढ़ाया करते थे। एक दिन मैं पढ़ाता था, एक दिन मेरा बेटा पढ़ाता था। तो वहीं से गड़ी मांडू एक जंगल है वजीराबाद के बाद, मैं वहाँ जाया करता था उनका कुछ काम करने के लिए। तो जब मैं वहाँ जाता था तो मैं घोंसलों का सामान लेके जाता था और घोंसले लगा के आता था। तो वहाँ एक बुजुर्ग से माली बैठे रहते थे, उन्होंने मुझे कई बार देखा, उन्होंने मुझे कहा तो कुछ नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे बुला के रोका, बोले इधर आओ। मैं उनके पास गया, बोले ये क्या करते हो? मैंने कहा मैं घोंसले लगाता हूँ। बोले अच्छा। तो उन्होंने मुझे बैठाया अपने पास और अपनी जेब में से कुछ निकाल के उन्होंने मेरे हाथ पे रखा। तो मैंने देखा वो एक 100 रुपये का नोट और 1-1 रुपये का सिक्का था। तो बोले ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी बरकत है कि जिस काम को, जिसके घर को हम लोगों ने छीना, तुम उसको घर दे रहे हो, तो ये समझो कि आज से बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। तब मुझे शायद पहली बार, मैं थोड़ा नास्तिक आदमी था, लेकिन उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद ये खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया था, तब तक हम लोग घर शिफ्ट करके मयूर विहार चले गए थे। वहाँ एक अनाज की छोटी सी मंडी थी, तो वहाँ चिड़िया बहुत थी, तो हमने कहा घोंसले बनाते हैं। तब तक ये बेंत की डंडियों का हमने ईजाद कर लिया था कि इनसे घोंसला बनाना बड़ा आसान है। तो वो घोंसले बना के एक दिन 20 हम एक मोहल्ले में ले गए, कैमरा वैमरा सब लेके गए थे साथ में। एक घोंसला लगाया, 19 हमने उसके घर में रख दिए जिसके घर में वो घोंसले लगाया था हमने, और लगा के कैमरा बैठ गए साहब। सुबह बैठते थे, दोपहर तक बैठे रहते थे, फिर शाम को आ जाते थे 3 बजे जब घोंसले में आने का टाइम। एक चिड़िया नहीं आई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों निकल गए। चौथे दिन मैं घर से निकला तो मैं वाइफ को कह के निकला था मैं घोंसला उखाड़ लाऊंगा, आज नहीं आया। तो जब जाके बैठे तो 11 सवा 11 के करीब एक मेल स्पैरो आके उसके ऊपर बैठी। वो फोटोग्राफ मेरे पास आज तक है और मुझे लगता है बहुत बहुमूल्य धरोहर है वो मेरी। और उसने मेल ने उसको चारों तरफ से देखा और वो फिर उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो फीमेल के साथ आया और उन लोगों ने एक तिनका ला के उसमें रखा, या जो भी उसमें अंदर घुस के देखा, तो हमें लगा जैसे लोग नॉर्मली उनके माँ बाप करते हैं, मकान देखते हैं, अच्छा सीढ़ियाँ कैसी हैं, वेंटिलेशन कैसी है, उन्होंने सब सेलेक्ट करके उस घोंसले को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने वो अडॉप्ट करा, इधर वो 19 घोंसले मोहल्ले के लोग उठा के ले गए, सब ने अपने अपने घरों में लगा दिए कि हम ये लगाएंगे, और वो सारे के सारे अडॉप्ट हो गए। तो मुझे लगता है वो जो दिशा उस सज्जन ने मुझे एक अमाउंट दे के बताया था, या एक दिशा बताई थी कि तुम इसमें बढ़ जाओ। इतने लंबे सफर के सम्मान में दुनिया ने, समाज ने और सरकार ने उन्हें क्या दिया? वो 2008 का जो सफर हुआ, वो सब सफर करते करते आप लगाइए कि इंग्लैंड से अभी एक नई बुक निकली है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, उसमें 1,25,000 घोंसलों का हमारा रिकॉर्ड है। ताइवान से मुझे अवार्ड मिला पैंडेमिक के टाइम में।
नेशनल अवार्ड मिला हिंदुस्तान का एक, जो बेस्ट इनोवेशन पे और ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम करने के ऊपर है। लिम्का बुक में 2 बार नाम आ गया। आईसीएसई बोर्ड की 4th क्लास की इंग्लिश बुक में एक चैप्टर में आपका जिक्र आ गया। और आपको क्या चाहिए? तो अवार्ड तो खैर मिलते रहते हैं, लेकिन अवार्ड सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो कीमती हैं जब आप सब लोग जो देखते हैं या जो हमारे साथ घोंसला बनाते हैं और वो हमें जब लिखते हैं कि आपके घोंसले में हमने जो बनाया था वो चिड़िया आ गई, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा अवार्ड है। और वो अवार्ड इतने अवार्ड हैं कि उसमें पूरे घर के घर भर जाएंगे, पर वो कभी खत्म नहीं होंगे एप्रिसिएशन के अवार्ड। तो ये घोंसले का पूरा सफर है, जिसको मैं हमेशा तिनकों से और घोंसले का सफर कहता हूँ। तिनकों से घोंसलों का यह रोचक सफर समूची दुनिया के सामने नजीर है। लेकिन इस सफर के खास मुसाफिर राकेश खत्री कितनी अच्छी बात कहते हैं। शंख के बाद अगर मैं पवित्र चीज किसी को मानता हूँ तो घोंसले को केवल एक उत्पत्ति की निशानी है, उसमें से एक नया जीवन निकलता है, प्रकृति में जाता है। तो ऐसी चीज को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं?